हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट पेपर 3, क्लास 10 का सोशल साइंस है ये। इससे पहले हमने सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 और 2 का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन विथ दोज इन कॉलम बी, चूज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला है महात्मा गांधी। तो पिछले सेट में भी मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी हिंद स्वराज नाम के बुक जो है उसके लेखक हैं। सो 1 का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट जो हमारा है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा क्या काम किया गया। तो नेहरू जी क्या किए थे 1920 में, ठीक है ना, 1920 ईस्वी में वो अवध के विलेज में गए थे और वहाँ के जो किसान थे उनसे पूछ रहे थे उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, तो अवध किसान सभा या औध किसान सभा जो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी, ये है हमारा जवाहरलाल नेहरू के साथ ये मैच होगा। ठीक है। तीसरा है आपका भगत सिंह। तो भगत सिंह के बारे में आपको बताएं तो भगत सिंह जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी कहा जाता है, उसका स्थापना किए थे 1928 ईस्वी में। कौन कौन उनके साथ थे, वो कहाँ स्थापना हुआ था? तो फिरोज शाह कोटला न्यू दिल्ली में, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और अदर लोग मिलके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किए थे। कब? 1928 में, याद रहेगा। चलिए थर्ड है वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह, ये भी 1928 में ही हुआ था, जिसको लीड किया थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सो बच्चों, इसके तहत ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लुक एट द फॉलोइंग गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम गिवन ऑप्शन हुज इन्वेंशन इज बीइंग डिपिक्टेड हेयर एज डिवाइन रिवॉल्यूशन। सो बच्चों, ये जो फिगर आप देखोगे, आप अपने बुक को देखोगे, आपके बुक में भी ये फिगर दिया गया है, यह जॉन्स गुटेनबर्ग का पिक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बाय, ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो 1832 में रिकॉग्नाइज किया था ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से बच्चों इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको। तो कह रहा है इन मोस्ट इंडस्ट्रीज रीजन वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, मैक्सिमम जो इंडस्ट्री होता है उस वहाँ लेबर जो है, वर्कर जो है उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बिल्कुल सही है। पीजेंट्स एंड आर्टिसन हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर इन सर्च ऑफ वर्क, ये भी बिल्कुल सही है। जो आर्टिस्ट वगैरह जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको गांव में काम नहीं मिलता है तो सेंटर की तरफ, टाउन की तरफ जाते हैं वर्क ढूंढने के लिए। तीसरा है ओवर 70% ऑफ द वर्कर इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री इन 1911 केम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी। बच्चों ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ओनली 50% जो था वर्कर वो रत्नागिरी से आए थे। बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री में 1911 की जो बात है इसमें ओनली 50% वर्कर जो थे वो रत्नागिरी के थे। तो यहाँ पर लिखा है 17%, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है बच्चों, डैश जोन इज द ओशनिक जोन इन विच द कंट्री हैज द राइट टू डू फिशिंग ड्रिलिंग एटसेट्रा। इसको बच्चों मैरीन इकोनॉमिक भी कहते हैं, ठीक है।
सॉरी मैरीन इकोनॉमिक नहीं, एक्सक्लूसिव, ये कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशनिक। हमारे इंडिया में जो बॉर्डर है वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी तक जो ओशियन का पार्ट है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को ही ओशनिक जोन भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैराडाइस ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट बच्चों 1992 में हुआ था, जिसमें 100+ स्टेट हेड्स इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर? रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील का एक जगह है, वहाँ पर जो है फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो नागार्जुन सागर डैम जो है बच्चों ये कृष्णा नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है। ये वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मर्सरी डैम है, जहाँ पे 26 गेट है और जिसका हाइट है 124.663 मीटर। ठीक है, सो इसका कृष्णा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कम्युनलिज्म, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कम्युनलिज्म क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहा है, इस सारे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि ये जो इनका डी स्टेटमेंट है, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन डी आप करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट स्टेटस हैज बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 333 फर्स्ट के तहत हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज की दर्जा दी गई है। ठीक है, सो 9 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर टू। जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले, हमारे माइंड में जो सबसे पहला चीज़ आता है वो आता है अनइक्वल रोल असाइंड बाय सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन को जो अनइक्वल वर्क असाइन किया गया हमारी सोसाइटी के द्वारा वो आता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज हैं। कितने लैंग्वेज हैं? 22। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। करा इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade, union, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list is। अब कौन सा लिस्ट होता है जिस पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, ठीक है, दोनों जो है लॉ रूल बना सकते हैं, दोनों लॉज बना सकती है, तो होता है बेटा कंकरेंट लिस्ट। क्या? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो होता है वो कॉमन इंटरेस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, ये सब सारे चीज़ आते हैं और इन पर दोनों जो है बना सकते हैं लॉज। अगर दोनों का लॉज कन्फ्लिक्ट करता है, ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख पाएँ। दोनों का लॉज अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज बना है वो माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा था सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू फाइल डैश गिविंग डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन। तो एन एफिडेविट। बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया है, एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं उनको एक एफिडेविट देना होता है जिनमें उनके प्रॉपर्टी का डिटेल और उन पे कोई अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग है उसका डिटेल्स होना चाहिए, तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कह कंट्रीज विथ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $2000 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा कंट्रीज विथ अ पर कैपिटल इनकम $10
12,616 per annum and above in 2012 are called। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जिस कंट्री का पर कैपिटल इनकम 12,000 से ज़्यादा होता है उसे रिच कंट्री में गिना जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। 12,600 समथिंग ही है बच्चों, तो यहाँ पर लिख रहा है 12,616 से अबव, तो रिच कंट्री होगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कमल वर्क्स इन ए राइस मिल, जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड often not regular, there is no provision for overtime, paid leave, holidays, etc. Employment is not secure, people can be asked to leave without any reason। Analyze the information given above considering one of the following correct option। सो बच्चों इसका आंसर आएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर बहुत ही कम पे किया जाता है, ठीक है, कोई पेड लीव नहीं होता, ठीक है ना, और कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता। आपको कभी भी जो कोई भी रीजन दिए बगैर आपको जॉब से हटाया जा सकता है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इस टाइप के जो सेक्टर होते हैं उसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 करा इन एन SHG most of the decisions regarding saving and loan activities are taken by its member। SHG में मोस्ट ऑफ द जो डिसीजन होता है बच्चों वो इसके मेंबर ही लेते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 करा देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क एज एजर्सन एंड रीजन। एजर्सन है आपका केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रीजन है केरला हैज द एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो बच्चों ये दोनों ही स्टेटमेंट थ्रू है, सही है। और केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। दोनों एक दूसरे को लिंक भी कर रहा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग MNCs। सो MNCs प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लिबरलाइजेशन प्रोसेस। यही ऑप्शन बच्चों गलत है। इसके अलावा जितना भी आप ऑप्शन देख रहे हैं वो सारा सही है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 भी एजर्सन एंड रीजन रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है लोकल बिजनेस may set up joint production process with MNC and earn higher profit। MNCs can provide money for additional investment like buying new machines for faster production। कह रहा है कि लोकल बिजनेस जो होता है एक जॉइंट प्रोडक्शन करता है MNC के साथ और हायर प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। और MNC जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मनी प्रोवाइड करते हैं लोकल बिजनेस को, तो ये भी सही है। दोनों करेक्ट है बट लिंक नहीं आपस में, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो 19 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ मनी। तो ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ मनी जो है बच्चों वो पेपर नोट्स नहीं है, पहले पेपर नोट्स नहीं होते थे। सो ये ऑप्शन बी। चलिए ये था हमारा 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हमारा वो आ गया सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कह रहा है व्हाई डिड the merchants from towns in Europe begins to move to the countryside in the 17th and 18th century। क्या कारण था कि यूरोप के जो मर्चेंट थे वो 17th और 18th सेंचुरी में कंट्री से मूव कर गए थे, दूसरे जगह चले गए थे। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। करा रूलर ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स the monopoly right to produce and trade in specific products। It was therefore difficult for new merchants to set up business in town, so they turned to countryside। एक्चुअली वहाँ के जो रूलर थे वो कह रहे थे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही आपको बनाना है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है नए मर्चेंट के लिए बिजनेस खड़ा करना उस टाउन में, इसलिए वो क्या करिए दूसरे कंट्री साइड हो गए, दूसरे टाउन मूव कर गए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका उसी का और पार्ट कह रहा है हाउ द नेटिव ग्रुप्स ऑफ अफ्रीकन यूज टू लिव देयर लाइफ्स बिफोर द
colonization of their territory by the European। कह रहा है अफ्रीका के लोग जो है कॉलोनाइजेशन से पहले, जब कॉलोनाइजेशन हुआ अफ्रीका, तो कैसे रहते थे अपने टेरिटरीज में। तो इसका आंसर भी बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है, एक बार देखिए। ये रहा, कह रहा है देयर लॉर्किन्स ग्रास एंड टचेज हट्स इवन थ्रू वी हैड कॉटन वीवर्स एंड अदर साइन ऑफ प्रिमिटिव्स वर पिटीफुल टू देम बिकॉज दे वर फ्रॉम चिली places where they had to wear clothing. They took it upon themselves to deliver us their 3 Cs: Christianity, commerce and civilization। ये इनके आंसर है। मतलब कि उनको दिक्कत होती थी, वो चिल एरिया में रहते थे जहाँ पर उन्हें जो मड वगैरह का जो कॉटन वेयर था उसके अलावा उन्हें कपड़े चाहिए था पहनने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वाई द हिमालयन व्यू प्लांट इज अंडर ग्रेट थ्रेट। तो हिमालयन प्लांट क्या होता है बच्चों, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए यूज होता है, खास करके ड्रग्स, ठीक है, जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो इसी के बाग से बनते हैं, इसी के टहनी से बनते हैं, इसलिए ये जो है ज़्यादा ट्रीट किया जाता है ओवर द एक्सप्लॉयटेशन। ये रहा, हिमालयन व्यू इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड टक्सोल यूज्ड इन एंटी कैंसर ड्रग्स फ्रॉम इट्स बाग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हाउ मेनी लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इनके 22 लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है शेड्यूल 8 के तहत, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, गिव 2 फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का 2 फंक्शन क्या है ये आपको बताना है, बहुत आसान है। आरबीआई का फंक्शन होता है बैंक को रेगुलेट करना, ठीक है, उन्हें कैश प्रोवाइड करना, लोन, ठीक है, क्रेडिट सिस्टम जो है हमारे कंट्री का उसको मेंटेन करना, ये सारे आरबीआई के वर्क है, ठीक है ना। ये सारे किसके वर्क है, आरबीआई के। यहाँ पर जैसे कि लिखा गया देखिए, द बेसिक फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर टू इन एसेंस ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करना, द सस्टेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, टू ऑपरेट द करेंसी एंड मेंटेन द कंट्री क्रेडिट सिस्टम, कंट्री क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन करना। मतलब बैंक वगैरह से लोन लेने की जो प्रोसेस है वो सारा आरबीआई ही देखता है। तो ये था बच्चों सेक्शन बी। नाउ मूविंग टू सेक्शन सी। सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप, एक्सप्लेन। कह रहा है कि यूरोप में नेशनलिज्म जो है वो कल्चर से डेवलप हुआ था, कैसे। तो आंसर है बच्चों, नेशनलिज्म इन यूरोप वाज डेवलप्ड थ्रू इट्स कल्चर थ्रू द फॉलोइंग वे। पहला, द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स दैट हैज बीन फॉर्म्ड एंड एडुकेट हैज बीन कल्चर। हालांकि जो नेशनल सेंटिमेंट्स बना था वो एक्चुअली कल्चर से ही हुआ था, कल्चर से ही बना था, कल्चर को देख कर के बना था। दूसरा, कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ कंट्री, और कल्चर ही इन्फ्लुएंस किया था कंट्री फॉर्मेशन में, पोएट्री, स्टोरी या फिर म्यूजिक जो भी बना था, इस सब को इन्फ्लुएंस कौन किया था, कल्चर ने ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट। कह रहा है, नेम द फीमेल एलोरी दैट रिप्रेजेंट फ्रांस, डिस्क्राइब द हर मेन कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों यहाँ एलोरी का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी। कह रहा है कि एक फीमेल शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताइए जो फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है, और उनके मेन कैरेक्टर को भी लिखना है। सो मैरीना जो थी एक फीमेल एलोरी थी जो फ्रांस को रिप्रेजेंट करती थी। उनका जो कैरेक्टर था, ठीक है, वो ट्राई कलर था, ठीक है। स्टेटस ऑफ मैरीन वॉर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। उनकी जो द इमेज वर मार्क्ड ऑन द कॉइन्स और स्टम्प ऑफ 1850, और उनका जो इमेज था वो कॉइन पे मार्क किया गया था, सिक्के पे, और एज वेल एज जो है तो आप कुछ इस टाइप से आंसर लिख सकते हो। ये आंसर रिटेन फॉर्म में यहाँ पर है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट की क्लियर विजिबिलिटी हो। ये लीजिए, ये है बच्चों आंसर, ये देखिए,
लिखा है Marine was the female ally who represented France. Her characteristics were drawn from those of Library and Republic. लाइब्रेरी और रिपब्लिक से लिया गया था. These were the red cap, the tricolor, the coquedex. Statues of Marine were erected in public square. Her image were marked on coins and stamp of 1850. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 26. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो हमारे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमें लिखना है. ठीक है, चलिए. तो आंसर बच्चों ये रहा. मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आंसर एक्चुअली मैंने लिखा क्या है. लिखा है द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज डन इन अ थ्री फोल्डेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. देयर आर थ्री लिस्ट. पहला होता है बच्चों यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. इस तरीके से जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यूनियन लिस्ट इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. अब यूनियन लिस्ट जो होता है वो नेशनल लेवल की चीज़ें होती है. जैसे हो गया आपका सिक्योरिटी, ठीक है, कंट्री, किसी कंट्री के सिक्योरिटी, किसी कंट्री के जो है रक्षा विभाग जो कहते हैं आप, वो ये यूनियन में आता है. दूसरा है स्टेट लिस्ट. इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस. जैसे हो गया किसी स्टेट का पुलिस जो होता है, स्टेट पुलिस, ठीक है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सब सारे जो स्टेट लेवल पे होता है. और तीसरा होता है बच्चों कंकरेंट लिस्ट. इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ. और ये जो होता है ये दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें होती है. जैसे हो गया आपका एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है कॉमन इंटरेस्ट है. मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के कॉमन है. इस पर दोनों को बना सकते हैं रूल. मैंने आपको बताया था वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बता रहे थे. लेकिन अगर दोनों का रूल कन्फ्लिक्ट करता है तो यूनियन गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वही रूल माना जाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27. करा स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व. स्टॉक और रिजर्व में क्या अंतर है, कोई दो डिफरेंस चाहिए. 3 मार्क का क्वेश्चन है. तो स्टॉक और रिजर्व में जो दो डिफरेंस है बच्चों वो इस टाइप से है. बताया है द मटेरियल दैट हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज नॉन एज स्टॉक. जो मटेरियल ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकता है उसे हम स्टॉक कहते हैं. ड्यू टू अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर नॉट एक्सिस्ट. और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं. वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक. वाटर जो है एक एग्जाम्पल है स्टॉक का. ठीक है, ये दो चीज़, बस इतना लिख के भी आप स्टॉक को छोड़ सकते हैं. ठीक है, फिर आप कहोगे सर आपने इतना क्यों लिख दिया. इतना इसलिए कि हो सकता है कि ये 5 मार्क्स में आ जाए, तो 4-5 डिफरेंस दिखाना होगा आपको, इसलिए. आगे कह रहा है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. हाउएवर ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इट कांट बी यूज्ड. आप कह रहे हैं जो आप वाटर जो आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज, 2 गैसेज होते हैं. ठीक है, आप सबको पता होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं. क्लियर. चलिए रिजर्व की बात करते हैं. रिजर्व सोर्स आर द सोर्स दैट आर डिफाइंड एंड देयर प्रेजेंट अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड, बट सिंस दे आर रिजर्व फॉर द फ्यूचर दे आर नॉट बीइंग यूज्ड. अब देखिए रिजर्व सोर्स जो होता है एक ऐसा सोर्स होता है जो प्रेजेंट में है, रिकॉग्नाइज कर चुके हैं हम, लेकिन एक्चुअली वो रिजर्व करके रखा गया फ्यूचर के लिए, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, या इसलिए उसे हम यूज़ नहीं करते. एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दिज रिसोर्सेज मे बी यूज्ड बट नॉट येट कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड. साइंटिफिक ये कहता है, साइंस ये कहता है कि बाद में इसे यूज किया जा सकता है इन फ्यूचर में. ठीक है, लेकिन अभी कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कम्प्लीटली यूज के लायक नहीं हुआ है. विथ ड्रिलिंग, माइनिंग और अदर स्ट्रेटजी दे मे गेन एक्सेस. हो सकता है ड्रिलिंग, माइनिंग के द्वारा ये सब स्ट्रेटजी अपना करके बाद में उसे गेन किया जा सकता है. समझ में आया. तो ये जो आंसर है ये अगर 2 मार्क्स में आता है तो 2 डिफरेंस लिखिए, 3 मार्क्स में आ रहा है 3 लिखिए, 5 मार्क्स में आ रहा है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखिए मेरे अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. Can I explain any 3 लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक इन इंडिया.
अब बैंक द्वारा लोन एक्टिविटीज़ जो है उसके बारे में हमें लिखना है। सो बहुत आसान। तो देखिए बैंक का जो लोन एक्टिविटी होता है बच्चों, वो कुछ इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हो। देखिए पहला पॉइंट है, करे दे कीप ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट विद देम एज कैश। वो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में जो है जो डिपॉजिट होता है उसको उस प्रोपोर्शन को स्मॉल अमाउंट में एज ए लोन दिया जाता है। दूसरा है, दिस डिपॉजिट्स आर यूज फॉर ऑफर लोन टू द बोरोवर्स, द बैंक दस इंटरमीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, मतलब डिपॉजिटर्स, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ द फंड्स बोरोवर्स। इसका मतलब ये कि जो बैंक जो है एक बीच में इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम उसे, एक करता है, एक बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है कि एक आदमी से लिया और दूसरे आदमी को दिया, कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हैं। बैंक क्या करती है, हम डिपॉजिट कर रहे हैं और कोई और बंदा जो है वो लोन ले रहा है, तो मतलब हमारा डिपॉजिट और दूसरे का लोन, तो कुछ इस टाइप से वो माध्यम, एक बीच में मीडियम का काम करती है। तीसरा है, बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। और तीसरा कह रहा है कि बैंक जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर लेती है लोन पर, जितना हमें ऑफर किया जा रहा है डिपॉजिट पर उससे कहीं ज़्यादा जो है वो लिया जाता है किस पे, लोन पर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो फिर बैंक का इनकम कहाँ से आता है, तो बैंक का इनकम वही बताया कि हम डिपॉजिटर हैं, सपोज कीजिए हम डिपॉजिटर हैं तो हमें 5% मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी फिलहाल 7.20% चल रहा है कोटक महिंद्रा का, बाकी बैंक का तो मैं नहीं बता सकता आपको। कोटक में मेरा बैंक अकाउंट है, तो कोटक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 391 डेज के लिए 7.2% है। लेकिन आप सबको पता होगा कि आप लोन लेने जाओ, किसी भी टाइप का लोन हो, तो 10% से नीचे नहीं मिलता। तो आप देख रहे हो, और जो लोन ले रहा है उससे 10% लिया जा रहा है, कितना परसेंट, 10%, और हमें कितना दिया जा रहा है, तो 7.20%। तो ये बीच में जो आप मार्जिन देख रहे हैं 2.80% का, ठीक है ना, ये बैंक का इनकम हो गया। समझ में आ रहा है, तो ये काम करती है बैंक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, पुअर हाउस होल्ड स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। कह रहा है जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो आज भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड करते हैं। मतलब जो जमींदार होते हैं उससे लोन लेते हैं, जो गांव के आसपास के लोग जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है उससे लोन ले रहे हैं, बैंक उन्हें लोन नहीं दे रही। इस स्टेटमेंट को आप करेक्ट कीजिए। तो देखिए आप सबको मैंने पढ़ाया था कोलेट्रल के बारे में। कोलेट्रल क्या होता है कि बैंक आपको लोन तभी देती है जब आप क्या करते हैं, कुछ गारंटी के तौर पे रखते हैं, चाहे वो हाउस हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, लोन हो गोल्ड हो सकता है, कुछ इस टाइप से कुछ ना कुछ आपको रखना होता है गारंटीड के तौर पर। तो जो गरीब लोग हैं उनके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो रखें, अगर उनके पास होता तो लोन क्यों लेते। तो इसके अभाव में क्या करते हैं, बैंक उससे लोन नहीं देता। और जो उनके गांव के लोग हैं, जो ज़मींदार हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो उनको जानते हैं, तो उनको ऑफर कर देते हैं, पैसा दे देते हैं ब्याज पर, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये कि गरीब लोग जो हैं वो आज भी डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर उसी को बोला जाता है जहाँ पर वो किसी जमींदार, किसी पैसे वाले से पैसे लेते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ आंसर में बच्चों लिखा गया है, लिखा है पुअर हाउस होल्ड स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बिकॉज बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल विच इज रेयरली अवेलेबल इन पुअर हाउस होल्ड। अब बैंक को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, कोलेट्रल चाहिए होता है, मतलब कुछ गारंटी के तौर पर चाहिए होता है, जो गरीब के पास नहीं होता वो नहीं ले सकता। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट सच एज मनी लेंडर नो द बोरोवर्स पर्सनली एंड आर ऑफ्टन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट ए कोलेट्रल। और जबकि मनी लेंडर जो होते हैं वो जानते हैं बोरोवर को अच्छी तरीके से, तो बिना कुछ गारंटी रखे, बिना कुछ उनका रखे उन्हें लोन ऑफर कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। तो इसलिए हमारे देश में आज भी जो पुअर फैमिली से लोग हैं उन्हें लोन नहीं मिलता, बैंक लोन नहीं मिलता, वो आज भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी लेंडर से ही पैसा लेते हैं, अपने जानने वाले गाँव के या अपने मोहल्ले के जानने वाले लोगों से ही लोन लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है बच्चों वो सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है, और सेक्शन डी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और
पार्ट 3 है ये, तीनों का नहीं करवाया क्योंकि तीनों का एक साथ में आपको सेक्शन डी, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है ये, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो लॉन्ग आंसर होगा और काफ़ी टाइम टेकन होगा, तो उसको बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।